गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम आनंद हुआ और मैं पीएमसीएस का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर मैं आपके जूलॉजी के क्लासेस लूँगा और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके साथ साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ हम लोग एम्ब्रियोलॉजी भी डिस्कस करेंगे और इसके जस्ट बाद जो चैप्टर होगा वो होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, आज हमारा लेक्चर 1 है और इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन का बेसिक देखेंगे, इसमें क्या सब आता है। जैसे कि रिप्रोडक्शन मैंने आपको इससे पहले, जैसे कि अगर आपने मेरे से पहले से भी पढ़ा हुआ है तो आप जानते होंगे कि मैं हमेशा वर्ड्स को बाइफरकेट करता हूं। तो इस बेसिस पर आप अगर देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि TION, ये सन, जिसको कि आप लोग प्रोनाउंसिएशन में सन कहते हैं, ये TION वर्ड जो है, ये TION वर्ड किसी भी प्रोसेस के साथ लगता है। रिप्रोडक्शन करने, रिप्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ये हमारा बहुत बेसिक आ गया, ठीक है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन, दिस इज अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म मेंटेन्स इट्स ओन रेस अबव दिस अर्थ। इस अर्थ पर उसके अपने रेस को मेंटेन करने के लिए, अपने स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंपली उसी चीज़ को अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बेसिस पर अप्लाई करूँगा तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन। सिंपल है, जो प्रोसेस रिप्रोडक्शन के लिए वही ह्यूमन के लिए भी हम लोग डेफिनेशन के बेसिस पर, आपके 12th के बेसिस के हिसाब से आपका ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखेंगे कि इसके लिए ह्यूमन के द्वारा जो प्रोसेस यूज़ किया गया है अपने स्पीसीज के रेस को मेंटेन करने के लिए, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सिंपली इसी तरीके से आप मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट रिप्रोडक्शन पे जाएंगे तो प्लांट रिप्रोडक्शन का भी सेम ही आएगा। अब आते हैं एम्ब्रियोलॉजी पर। एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, इसमें देखेंगे हम, यहाँ पर आ जा रहा है वर्ड लॉजी। लॉजी वर्ड हम जानते हैं बना हुआ है लोगोस से। ये वर्ड बना हुआ है लोगोस से बना हुआ और इसका मतलब होता है टू स्टडी। तो टू स्टडी अबाउट एम्ब्रियो, यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल प्रोसेसेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग टू अडल्ट। ठीक है, अडल्ट से एग से अडल्ट स्टेज तक आने में जो उसका प्रोसेस फॉलो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ज़रा सी मैं बेसिक बातें फिर से इसमें कुछ ऐड करता हूँ, आप ध्यान रखेंगे कि रिप्रोडक्शन किसी भी स्पीसीज़ के उसके रेस को अर्थ पर कंटिन्यू करने के लिए एक एसेंशियल प्रोसेस है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं कि वो अपने ही जैसे सिमिलर इंडिविजुअल्स को अर्थ पे लाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं और ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। तो उसके लिए है क्या कि किसी भी स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, इसीलिए। और ह्यूमन के द्वारा करेंगे तो इसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जा रहा है तो उसका कहेंगे, जैसे प्लांट के लिए तो प्लांट रिप्रोडक्शन हम लोग वर्ड करते हैं, जैसे कि आपका एक चैप्टर है भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है, तो ये चीज़ें हम इसमें ऐड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन लोअर ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करते हैं तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो लोग मेनली प्रेफर करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि क्या करता है, इसमें फॉर्मेशन होता है किसका, ब्लास्टेमा का। आप लोग इस टर्म को ध्यान रखेंगे, ब्लास्टेमा। लोअर ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्लास्टेमा। फिर ये ब्लास्टेमा जो है यही गिव राइज करता है क्या, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को। और इस ब्लास्टोजेना अगर हम बात करेंगे, इस ब्लास्टेमा के कंप्लीट डेवलपमेंटल स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोजोइड्स कहते हैं। यानी कि जो ब्लास्टेमा है वो ब्लास्टोजेनेसिस थ्रू ब्लास्टोजोइड्स में कन्वर्ट होगा और वही ब्लास्टोजोइड हो वो फर्दर डेवलप होकर के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि कोई एक स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग कह रहे हैं ब्लास्टेमा। ये ब्लास्टेमा जो है फर्दर डेवलप करके ये क्या बना रहा है, ये एक ब्लास्टोजॉइड बना रहा है और यही ब्लास्टोजॉइड क्या करेगा, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा।
क्लियर है। और हम बात करते हैं जबकि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, ये क्या प्रेफर करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण इसमें क्या होता है, इसमें जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इसमें हम बात करेंगे कि इसका जायगोट का फॉर्मेशन होता है। फर्दर ये जायगोट जो है ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ये जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। और इस कारण से एम्ब्रियो के जो डेवलपमेंटल स्टेज है, जो डेवलपमेंटल स्टेज है इसका, उसे हम क्या नाम देते हैं, इस डेवलपमेंटल स्टेज को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे कहते हैं हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस। इसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और ये एम्ब्रियोजेनेसिस के कारण क्या होता है कि ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट होता है। अब हम लोग सेक्स ऑर्गन्स की तरफ देखेंगे। सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम बात करेंगे, अगर हम रिप्रोडक्शन ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम सेक्स ऑर्गन्स किसकी बात करेंगे, ह्यूमन की ही बात करेंगे। यानी कि हम लोग इसमें हम लोग मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स को देखेंगे, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ध्यान रखेंगे आप नाम के अकॉर्डिंग, चूँकि यहाँ पर इस पॉइंट पर से नीट में क्वेश्चन आते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं। ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे। बहुत बेसिक सा डिफरेंस इसमें हम देखेंगे कि दैट एसेंशियल ऑर्गन विच फॉर्म्स द गैमेट, जो कि गैमेट को फॉर्म करता हो, ऐसा ऑर्गन चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, अगर वो गैमेट को फॉर्म करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। अगर हम बात करते हैं मेल के अंदर, तो मेल में टेस्टिस जो है वो क्या है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और उसके थ्रू जो गैमेट का फॉर्मेशन था, उस गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजोन, स्पर्मेटोजेन कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं फीमेल के अंदर, तो फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसे हम कहते हैं ओवरीज। ठीक है, ये पेयर्ड फॉर्म में होता है, ये भी पेयर फॉर्म में होता है, ये ओवरीज। और इसके थ्रू जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं ओवम। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं, जिसने कि क्या किया, जो कि एसेंशियल ऑर्गन है और वो करता क्या है, वो गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, मैंने यहाँ पर बात कही है जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है, जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उसे कहेंगे जो कि उस गैमेट को पास आउट होने में हेल्प करता है, जो कि उसके ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। पासेज यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प्स इन द पासेज फॉर द गैमेट। जो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है, उस गैमेट के इस फॉर्म्ड गैमेट के पैसेज में जो हेल्प करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ये करता क्या है, ये पैसेज में हेल्प करता है, जिसके कारण से वो गैमेट्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर पाते हैं और वहाँ पर जाकर के उनका फर्टिलाइजेशन हो पाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसमें वो हेल्प करते हैं, कौन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। हम बात करेंगे सिमिलर इसी तरीके से कि अगर हम ह्यूमन के मेल में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो आते हैं, इसमें मेल में आता है एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड पेनिस। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड पेनिस। और अगर हम सिमिलरली यही चीज़ें अगर हम फीमेल के अंदर बात करते हैं, तो फीमेल के अंदर आता है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि breast is not a secondary sex organ. Breast is not a secondary sex organ. Breast is an accessory sex organ. इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि breast आपके सेक्स ऑर्गन में हम उसको नेसेसरी में नहीं रख रहे। ये सब हमारे यहाँ तक में जो हमने जो कुछ भी लिखा है, इसके अलावा ये यहाँ तक में हमने जो कुछ भी लिखा है, ये सारे हमारे एसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आते हैं, जो कि किसी न किसी तरीके से या तो गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं या फिर गैमेट के पासेज में हेल्प कर रहे हैं। जो कि इस दोनों में ही हेल्प नहीं कर रहा है, उसे हम क्या कर रहे हैं, लेकिन सेक्स ऑर्गन है तो उसको हम किस में रख रहे हैं, उसे हम रख रहे हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन में। और इसीलिए हम लोग ब्रेस्ट को क्या कहते हैं, ब्रेस्ट को हम लोग एसेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। आप इसको बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हो, जैसे कि आप ना वो ब्रेस्ट जो है ना ही वो गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है और ना ही वो गैमेट के पैसेज में हेल्प कर रहा है। यानी कि वो किस में आ जा रहा है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में नहीं आएगा, वो आ जाएगा किस में, एसेसरी सेक्स ऑर्गन में। और प्राइमरी में टेस्टिस, ओवरीज
एपिडिडामिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, पेनिस और फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और विजाइना, ये सब किस में आ जाएगा, ये सारे के सारे एसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स में आ जाएंगे। तो हमने अब तक बात करी थी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। अब हम लेंगे इसमें सबसे पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि हम इसमें मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें ध्यान रखेंगे कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन सबसे चीज़ आती है वो क्या है, वो है 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। ये सबसे मेन चीज़ आते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये इसके अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी काम करता है। इसका याद रखेंगे, इसकी अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो टेस्टिस का जो साइज़ होता है वो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ में और 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। लेंथ में 4 से 5 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर का विड्थ उसका होता है। दोनों ही टेस्टिस जो होते हैं ये लोकेटेड होते हैं कहाँ पर, एक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्क्रोटल सैक या फिर स्क्रोटम। इस स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, या तो हम लोग स्क्रोटम कहते हैं या फिर स्क्रोटल सैक कहते हैं। अगर हम बात करेंगे किसी ह्यूमन के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अगर उसका स्ट्रक्चर है तो ये उसका एब्डोमिनल कैविटी, और इस एब्डोमिनल कैविटी के मैंने कहा है आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, ये अगर उसका एब्डोमेन एरिया है, ये इसका अम्बलाइकस, ये इसका अगर एब्डोमिनल एरिया है तो इस एब्डोमिनल एरिया के आउटसाइड उसका टेस्टिस सिचुएटेड होगा। तो जो कि ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये क्या है, ये स्क्रोटल सैक है, ये स्क्रोटल सैक है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम स्क्रोटम कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर साइड है, ठीक है, सिचुएटेड। क्यों ये ऐसा रहना जरूरी है, ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उस बॉडी के टेम्परेचर से कितना 2 से 2.5 2 to 2.5 लेस रहना चाहिए टेम्परेचर किसका, स्क्रोटम का। ध्यान रखेंगे कि ये टेम्परेचर कम रहना स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, इसीलिए ये एब्डोमिनल कैविटी से ये थोड़ा सा बाहर रहता है स्क्रोटम। हम लोग बात करेंगे, और ये जो स्क्रोटम होता है ये स्क्रोटम इनर साइड, हम लोग इसके बारे में जो है थोड़ा और बेहतर तरीके से बात करेंगे। नेक्स्ट डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसमें बात कर पाएंगे कि लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि जो स्क्रोटम होता है वो इंटरनली, वो अंदर से, यानी कि यहाँ इसके अंदर से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इसके अंदर से किस चीज़ से लाइंड होता है, एक मसल से लाइंड होता है, उसको हम लोग कहते हैं डार्टोस मसल। इस डार्टोस मसल का बहुत बड़ा रोल होता है इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में। ये डार्टोस मसल और उसके साथ साथ क्या होता है, स्पर्मेटिक फेसिया होता है जो कि टेस्टिस को कवर करके रखता है। हम लोग टेस्टिस का जब इलेबोरेटेड डायग्राम पढ़ेंगे तब हम लोग इस चीज़ के बारे में और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। डार्टोस मसल और स्पर्मेटिक फेसिया, ये स्पर्मेटिक फेसिया आप लोग जानते होंगे, जैसे कि मोबाइल होता है तो मोबाइल के ऊपर में आप जो कवर देखते हैं, जो मोबाइल का लुक जिसके कारण से आता है उसे हम लोग फेसिया कहते हैं, वो उसका आउटर मोस्ट कवरिंग जो है। उसी तरह से जो टेस्टिस का जो कवरिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्पर्मेटिक फेसिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे जिसमें कि डार्टोस मसल क्या करता है, ये हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर के रेगुलेशन में हेल्प करता है, जिसकी मैंने बात करी थी कि स्क्रोटम जो होता है, ये स्क्रोटम बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण से ये थोड़ा सा ठंडा होता है। बॉडी टेम्परेचर के कंपेरिजन में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये थोड़ा सा लेस वार्म होता है, जिसके कारण से क्या होता है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसमें हेल्प कौन करता है, मेनली उसमें हेल्प करता है हमारा डार्टोस मसल, जो कि टेम्परेचर के रेगुलेशन में हेल्प करता है। और ये ध्यान रखेंगे कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और ये क्या करता है कि ये हमेशा इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन चालू रहता है, इसमें हमेशा कॉन्ट्रैक्शन चालू रहता है, जिसके कारण से क्या है कि इवन द कोल्ड सीजन में भी इसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या है कि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ये बॉडी टेम्परेचर से अपना टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और बात करेंगे हर एक टेस्टिस जो है वो अटैच रहता है किससे, तो स्क्रोटल सैक से। ये हर एक टेस्टिस जो है स्क्रोटल सैक से अटैच रहता है, वॉल ऑफ स्क्रोटल सैक थ्रू द फ्लेक्सिबल और इलास्टिक फाइबर से। और उस इलास्टिक फाइबर को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं गुबर्नाकुलम।
उस इलास्टिक फाइबर को हम लोग क्या नाम देते हैं, गुबर्नाकुलम। अगर टेस्टिस को इस तरीके से यहाँ पर इस जगह पर इस तरीके से अगर यहाँ पर टच किया जाए तो यहाँ पर हमें एक वायर लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, वायर लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा जो लिटिल हार्ड होता है, ठीक है। और इसके बारे में ये फ्लेक्सिबल होता है और इलास्टिक फाइबर से बना हुआ होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुबर्नाकुलम कहते हैं, या फिर इसको हम लोग मेसोर्कियम भी कहते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे कि स्क्रोटम जो होता है, हर स्क्रोटम स्क्रोटल एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड होता है एक पैसेज के थ्रू। उस पैसेज को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्विनल कैनाल कहते हैं। उस पैसेज को हम लोग क्या कहेंगे, इस पैसेज का नाम हमने दिया है इंग्विनल कैनाल। ये एक तरह का कैविटी होता है, फॉर्म होता है, जो कि दो कैविटी को, ये एक तरह का पैसेज है जो कि दो कैविटी को कनेक्ट करता है। दो कैविटी को कनेक्ट करने वाला जो ये पैसेज है इसे हम क्या कहते हैं, कैनाल कहते हैं। और ये बॉडी एब्डोमेन और स्क्रोटम, इस दो कैविटी को कनेक्ट करने वाला जो ये कैनाल है, उस कैनाल को हम लोग कहते हैं इंग्विनल कैनाल। इसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम अगर बात करेंगे, सबसे बाहरी कवरिंग जो होता है, जो सबसे बाहरी स्क्रोटल कवरिंग है, उसे हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। सबसे बाहरी कवरिंग को हम क्या कहेंगे, ट्यूनिका वेजिनालिस। इसके जस्ट अंदर जो कवरिंग होगा उसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और उसके सबसे लास्ट में अंदर जो कवरिंग होगी उसे हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्क्युलोसा। ये तीन कवरिंग्स के बाद ही हमारा यहाँ पर टेस्टिस का बाद बाकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। उसके ऊपर में ये तीन कवरिंग्स होती हैं, पहला ट्यूनिका वेजिनालिस, दूसरा ट्यूनिका एल्बुजिनिया और तीसरा ट्यूनिका वेस्क्युलोसा। इसके बाद क्या देखते हैं कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलेगा उसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो कि डिफरेंट लोब्यूल्स, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। एक लोब टाइप का बना हुआ कंपार्टमेंट है जिसे कि हम लोब्यूल कहते हैं, और चूंकि टेस्टिस का लोब्यूल है तो हम इसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहेंगे। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आप जो ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिक ट्यूब्यूल्स, जिसके अंदर हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इस स्पर्मेटिक ट्यूब्यूल्स की हम बात करेंगे। इसके अंदर ये डक्ट होते हैं और इन डक्ट्स का हम नाम रखते हैं, ये जो डक्ट होते हैं इस डक्ट को कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। इस डक्ट को हम लोग कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। हर एक लोब्यूल में से एक एक डक्ट बाहर आ रहा है, हर एक लोब्यूल में से एक एक डक्ट बाहर आ रहा है, और यही सारे डक्ट्स एक जगह पर थोड़े से ज़्यादा डायलेटेड फॉर्म में एक जगह पर जब ये कन्वर्जेंट फॉर्म में ये फॉर्मेशन होते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेटेटेस्टिस। इसे हम कहते हैं रेटेटेस्टिस। ये सारे के सारे ट्यूब्यूल यहाँ पर आकर के मर्ज हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं रेटेटेस्टिस। इस रेटेटेस्टिस से जो स्ट्रक्चर फिर आगे ये सारे के सारे पैसेज आप देख रहे हैं, इसकी मैंने बात करी थी कि ये जो है रेटेटेस्टिस, वैसा डिफरेंशियाज वगैरह जो है ये सब किस में आ जा रहा है, ये सब के सब आ रहे हैं किसमें, पैसेज में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। ये सारे के सारे पैसेज फिर यहाँ से यहाँ पर आया, और इसमें से अब जो ये पैसेज निकल करके इसमें आ रहा है, इस पैसेज को जो कि रेटेटेस्टिस और ये वाला जो है स्ट्रक्चर जिसे कि हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं। इस एपिडिडाइमिस और इस रेटेटेस्टिस को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। इसलिए ये हो गया वासा इफ्रेंसिया। आप नाम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ये वासा इफ्रेंसिया और ये जो है ये वासा डिफरेंस है, तो नाम में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो जो रेटेटेस्टिस से जो स्ट्रक्चर इमर्ज हुआ है उसे हम कहते हैं वासा इफ्रेंसिया, जो कि जाकर के मिल जाता है किसके साथ, एपिडिडाइमिस के पार्ट के साथ। एपिडिडाइमिस के कौन से पार्ट के साथ अगर आपसे ये पूछा जाता है तो उसे हम कहते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं उसे कहते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस, ठीक है। और इसी एपिडिडाइमिस का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कॉडा एपिडिडाइमिस। अगर आपने एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ा होगा तो एनिमल डाइवर्सिटी में आपने ध्यान दिया होगा किसी भी स्ट्रक्चर के पोस्ट, जो कि हम जैसे कि अगर यहाँ पर हमने एक ऑस्ट्रम रखा माउथ और यहाँ पर रखा हमने एनस, तो एनस वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कॉडा। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे कि ये जो एपिडिडाइमिस का जो ये पोस्ट वाला पोर्शन है, जो कि लास्ट वाला पोर्शन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉडा एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये एपिडिडाइमिस, इसमें याद रखेंगे कि एपिडिडाइमिस एक हाईली कन्वर्जेंट स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंट स्ट्रक्चर रहता है, और इसमें स्पर्म्स लगभग 1 मंथ तक स्टोर रहते हैं और यहीं पर अपनी मैच्योरिटी को गेन करते हैं। तो ये हो गया सबसे टॉप वाला पोर्शन जो हो गया, यानी कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, कैपुट
CAPUT, कैपुट एपिडिडाइमिस, क्लियर है। और सबसे लास्ट में कॉडा, CAUDA, कॉडा एपिडिडाइमिस। और ये पूरा का पूरा एपिडिडाइमिस का हो गया। तो यानी कि ये एपिडिडाइमिस की बॉडी हो गई, जैसे कि आपने स्टमक में देखा होगा, स्टमक में भी हम लोग इसी तरीके से बात करते हैं। तो ये बॉडी इस तरह से, यहाँ पर एपिडिडाइमिस का ये वाला जो पोर्शन है ये कैपुट एपिडिडाइमिस, ये कॉडा, और ये पूरी की पूरी बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमिस। और इसमें ये एपिडिडाइमिस का ये कॉर्ड जो है ये हाईली कन्वर्ज्ड फॉर्म है। और उसके बाद जो ये जो इमर्ज होता है इसे हम लोग कहते हैं वैस डिफरेंस कहते हैं। और ये कनेक्ट हो जाता है किससे, आगे जाकर के ये यूरेथ्रा से कनेक्ट हो जाता है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, टेस्टिस का स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि फर्दर